नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं अंशों का निर्गमन एवं हरण। अंशों का निर्गमन एवं हरण। इस चैप्टर में अब तक हम पढ़ चुके हैं कि अंशों के कितने प्रकार होते हैं, कितने प्रकार के अंशों का निर्गमन कंपनी द्वारा किया जा सकता है, जिसमें हमने बात की थी कि पूर्वाधिकार अंश और सामान्य अथवा समता अंश। अंश निर्गमन प्रक्रिया की बात हम कर चुके हैं और जो अंश पूंजी के प्रकार हैं उनके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे अंशों के निर्गमन के बारे में। जब अंशों का निर्गमन किया जाता है तो किस प्रकार से उनका निर्गमन किया जा सकता है, किन मूल्यों पर इनका निर्गमन किया जा सकता है और किस प्रकार से इनकी अकाउंटिंग की जाती है। तो हम बात करेंगे अंशों के निर्गमन की। तो अंशों का निर्गमन एक तो सममूल्य पर निर्गमन, सममूल्य पर निर्गमन, यानी कि जब अंशों का निर्गमन अंशों के अंकित मूल्य के बराबर कर दिया जाता है, अंकित मूल्य के बराबर की राशि पर अंशों का निर्गमन किया जाता है, तो ऐसा निर्गमन सममूल्य पर निर्गमन कहा जाता है। मान लेते हैं कि 100 रुपए अगर अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य फेस वैल्यू अंश की 100 रुपए है और इसका निर्गमन मूल्य, इसका निर्गमन भी अगर 100 रुपए पर किया जाता है तो ऐसा निर्गमन सममूल्य पर निर्गमन कहलाता है। दूसरा, प्रीमियम पर निर्गमन। अगर अंशों का निर्गमन अंशों के अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर किया जाता है तो ऐसा निर्गमन प्रीमियम पर निर्गमन कहा जाता है। माना कि अंकित मूल्य 100 रुपए है और इनका निर्गमन जनता को इन अंशों का निर्गमन 110 रुपए प्रति अंश के आधार पर किया जाता है, तो ऐसा निर्गमन प्रीमियम पर निर्गमन कहा जाता है। तीसरा, बट्टे पर निर्गमन। जब शेयर्स डिस्काउंट पर इश्यू किए जाते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि अंशों को उनके अंकित मूल्य से कम मूल्य पर उसका निर्गमन किया गया है। अगर 100 रुपए अंकित मूल्य है किसी अंश का और उसको अगर 90 रुपए पर उसका निर्गमन कर दिया जाए तो ऐसा निर्गमन बट्टे पर निर्गमन कहलाता है। तो अंशों का निर्गमन सममूल्य पर किया जा सकता है, प्रीमियम पर किया जा सकता है और बट्टे पर भी किया जा सकता है। लेकिन कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार बट्टे पर निर्गमन, अंशों का बट्टे पर निर्गमन अब प्रतिबंधित कर दिया गया है। अंशों का बट्टे पर निर्गमन नहीं किया जा सकता, जनता को नहीं किया जा सकता। स्वेट इक्विटी अंश जो कि कंपनी के कर्मचारियों को दिए जाते हैं उनका निर्गमन केवल बट्टे पर किया जा सकता है। बाकी जो जनता है, जनता को अंशों का निर्गमन बट्टे पर अब नहीं किया जा सकता, इसको प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो अंशों का निर्गमन करने के बाद जब अंशों की राशि प्राप्त होती है, अंशों पर जब राशि प्राप्त होती है तो उसका लेखा किस प्रकार से किया जाता है उसकी बात हम करेंगे। तो अंशों की राशि, अंशों पर जो देय राशि है, जिस मूल्य पर उसका निर्गमन किया गया है, तो वो जो देय राशि है उसका भुगतान अगर किस्तों में हो, अंशों पर देय राशि का भुगतान अंशधारियों द्वारा अगर उसका भुगतान किस्तों में हो तो पुस्तकों में किस प्रकार से लेखा किया जाएगा। किस्तों में भुगतान होने का मतलब कि आवेदन पर आवेदन राशि मंगवाई जाएगी, फिर जब अंशों का आवंटन किया जाएगा तो एक आवंटन राशि मंगवाई जाएगी और जो आवंटन राशि मंगवाने के बाद जो शेष देय राशि बचती है उस राशि को हो सकता है कि एक या कई किस्तों में मंगवाया जाए, तो ऐसी राशि मांग राशि कहलाती है। तो अंशों पर जो देय राशि है उसका किस्तों में भुगतान होने पर पहले आवेदन राशि प्राप्त होती है, फिर आवंटन राशि प्राप्त होती है और फिर मांग राशियां प्राप्त होती है। तो जब किस्तों में भुगतान किया जाता है तो उसकी प्रविष्टियां, उसकी जनरल एंट्रीज किस प्रकार की जाती है। तो इसमें पहला आवेदन पत्र प्राप्त होंगे और आवेदन पत्र के साथ आवेदन राशि प्राप्त होने पर, तो सबसे पहले हम बात करें जो भी देय राशि है
जिस मूल्य पर निर्गमित किया गया है अंश को, उस देय राशि का भुगतान अगर किस्तों में हो तो सबसे पहले आवेदन पत्र के साथ आवेदन राशि प्राप्त होती है। तो आवेदन पत्र के साथ आवेदन राशि प्राप्त होने पर एंट्री की जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक को डेबिट किया जाएगा और एक खाता खोला जाएगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। अब ये शेयर प्रेफरेंस शेयर हो सकते हैं, इक्विटी शेयर्स हो सकते हैं। तो अगर प्रेफरेंस शेयर हैं तो जो है टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट लिखा जाएगा, और अगर इक्विटी शेयर्स हैं तो टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट लिखा जाएगा। और जो भी राशि प्राप्त हुई है उस राशि से डेबिट या क्रेडिट किया जाएगा। इसके संबंध में नरेशन लिख देंगे कि आवेदन राशि प्राप्त हुई है, इसलिए एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हुई है। कितने शेयर्स पे? ऑन, उन शेयर्स की संख्या लिख देंगे, ऑन शेयर्स, और किस दर से मतलब कितनी आवेदन राशि है प्रति अंश वो हम लिख देंगे। ऑन इतने शेयर्स एट द रेट रुपीज, जो भी रुपीज जितने अमाउंट से आवेदन राशि प्राप्त हुई है वो यहां पर लिख देंगे ईच। इस प्रकार से इसको नरेट कर देंगे, इसका नरेशन लिख देंगे। आवेदन राशि प्राप्त होने के बाद में अगर न्यूनतम अभिधान प्राप्त हो चुका है और अंशों का आगे आवंटन किया जा सकता है तो अंशों का आवंटन किया जाएगा, अंशों को अंशधारियों को बांट दिया जाएगा। तो अंशों के आवंटन पर क्या किया जाता है, किस प्रकार से लेखा पुस्तकों में एंटर की जाती है। तो जो एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है, जो आवेदन रिसीव हुए हैं, उन आवेदकों को जब अंशों का आवंटन किया जाता है तो जो एप्लीकेशन अकाउंट है उस अकाउंट को बंद कर दिया जाता है और इसको डेबिट कर दिया जाता है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। अब आवेदन का जो खाता है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, चाहे ये प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट हो या इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट हो, इसको बंद कर दिया जाता है, यानी कि क्रेडिट को डेबिट कर दिया जाता है। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा और इस राशि को ट्रांसफर कर दिया जाएगा कैपिटल अकाउंट में, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो जो एप्लीकेशन मनी थी अब वो पूंजी में परिवर्तित हो गई है। जैसे ही अंशों का आवंटन कर दिया तो आवंटन करने पर जो एप्लीकेशन की राशि थी वो जो है अंश पूंजी में परिवर्तित हो गई है, इसलिए शेयर एप्लीकेशन अकाउंट की राशि को हमने शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। और डेबिट और क्रेडिट के कॉलम में अमाउंट लिख दिए जाएंगे और एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब अंशों के आवंटन करने के बाद में देखिए जो राशियां मंगवाई जाती है, एक तो पहले आवेदन राशि प्राप्त होती है, एप्लीकेशन मनी प्राप्त होती है जब किस्तों में भुगतान प्राप्त होता है। फिर उसके बाद जब आवंटन कर दिया जाता है तो आवंटन के बाद में आवंटन राशि प्राप्त होती है, और आवंटन राशि के बाद में अगर कोई राशि शेष बचती है तो उसका भुगतान फिर किस्तों में करवाया जाता है, तो उन किस्तों को मांग कहा जाता है। फिर मांग राशि प्राप्त होती है, और मांग राशि जो है प्रथम, द्वितीय, तृतीय या अंतिम मांग के रूप में हो सकती है। मांगों को भी अलग अलग जो राशि शेष है आवंटन राशि के बाद में उस राशि को कई किस्तों में अगर मंगवाया जाता है तो उसको प्रथम मांग, द्वितीय मांग और तृतीय या अंतिम मांग कहा जाता है। और अगर इसको एक साथ मंगवा लिया जाता है तो इस राशि को प्रथम मांग कहा जाता है। तो अंशों का आवंटन कर दिया, आवंटन करने के बाद में आवंटन राशि मंगवाई जाएगी, आवंटन राशि देय होगी, ड्यू होगी, अलॉटमेंट मनी ड्यू होगी। तो तीसरी एंट्री होगी आवंटन राशि देय होने पर। जब आवंटन राशि देय होती है तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट
अलॉटमेंट का मतलब आवंटन। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट कर दिया जाता है और इस राशि को शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। जैसे ही आवंटन राशि देय हो जाती है तो अलॉटमेंट को डेबिट कर दिया जाता है और शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाता है, और जितनी भी राशि देय हुई है उस राशि को डेबिट और क्रेडिट दोनों कॉलम में दिखा दिया जाता है। नरेशन कर देंगे अमाउंट ड्यू हुआ है किस संबंध में? इन रेस्पेक्ट ऑफ अलॉटमेंट के संबंध में। कितने शेयर्स पे? ऑन डैश 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 शेयर्स। यहां कितने शेयर्स हैं उन शेयर्स की संख्या लिख दी जाएगी और किस रेट से, एट द रेट वो अमाउंट लिख दिया जाएगा ईच। तो अमाउंट ड्यू इन रेस्पेक्ट ऑफ अलॉटमेंट के संबंध में अमाउंट ड्यू हुआ है, आवेदन राशि देय हुई है इतने शेयर्स पे और इतने रुपए प्रति अंश के हिसाब से। जब आवंटन राशि देय हो जाती है, आवंटन राशि देय होने के बाद में आवंटन राशि जब प्राप्त होती है तो आवंटन राशि प्राप्त होने पर एंट्री की जाती है। आवंटन राशि प्राप्त होने पर, तो जब आवंटन राशि प्राप्त होती है तो बैंक अकाउंट डेबिट होता है। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक को डेबिट किया जाएगा और जो ये शेयर अलॉटमेंट अकाउंट है इस खाते को बंद कर दिया जाएगा, इसको क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और इस खाते को क्रेडिट करके इस खाते को बंद कर दिया जाएगा। और जितनी राशि प्राप्त हुई है उस राशि से डेबिट और क्रेडिट दोनों कॉलम में वो राशियां लिख दी जाएगी और नरेशन लिख दिया जाएगा अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अलॉटमेंट मनी आवंटन राशि प्राप्त हुई है और कितने शेयर्स पे? ऑन डैश 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 शेयर्स की संख्या लिख दी जाएगी और किस दर से, एट द रेट प्रत्येक शेयर पर कितनी राशि प्राप्त हुई है वो यहां पर लिख दी जाएगी। आवंटन राशि प्राप्त होने के बाद में हमने बात की कि आवंटन राशि के बाद में अगर कोई राशि देय बचती है तो उसको जो है एक या कई किस्तों में मंगवा लिया जाता है और आवंटन राशि के बाद में जो भी राशि प्राप्त होती है उसको मांग राशि कहा जाता है। तो आवंटन राशि प्राप्त होने के बाद में जब मांग देय होती है, मांग राशि देय होती है तो उसके संबंध में भी एक एंट्री की जाती है। मांग राशि देय होने पर हो सकता है कि एक ही मांग में सारी की सारी राशि मंगवा ली जाए या एक से अधिक जो है किस्तों में एक से अधिक मांगे की जाए। तो जब मांग राशि देय होती है तो शेयर, अब ये प्रेफरेंस शेयर भी हो सकता है, इक्विटी शेयर हो सकता है। तो अगर प्रेफरेंस शेयर है तो आगे प्रेफरेंस लिख दिया जाता है और अगर इक्विटी शेयर्स है तो इक्विटी शेयर्स लिख दिया जाता है। तो शेयर फर्स्ट कॉल, हम मानते हैं कि प्रथम मांग की गई है, प्रथम मांग ड्यू हुई है, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जितनी राशि ड्यू हुई है उस राशि से अमाउंट को डेबिट और क्रेडिट कॉलम में दिखा दिया जाएगा और अमाउंट ड्यू हुआ है, अमाउंट देय हुआ है, अमाउंट ड्यू किस संबंध में? इन रेस्पेक्ट ऑफ फर्स्ट कॉल, प्रथम मांग के संबंध में। कितने शेयर्स पे? ऑन डैश 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 शेयर्स, किस दर से, एट द रेट रुपीज, वो जो मांग की राशि है प्रति अंश वो यहां पर लिख दी जाएगी। तो मांग राशि देय होने पर शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, फर्स्ट कॉल को डेबिट कर दिया जाएगा, कॉल से खाता खोला जाएगा उसको डेबिट किया जाएगा और शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर दिया जाएगा। अब फर्स्ट कॉल की जगह अगर सेकंड कॉल है तो इसको शेयर सेकंड कॉल लिख दिया जाएगा। अगर कोई फाइनल कॉल है, कोई अंतिम कॉल है तो शेयर फाइनल कॉल लिख दिया जाएगा। तो जब भी मांग राशि देय होगी, चाहे प्रथम मांग हो, द्वितीय मांग हो या अंतिम मांग हो, तो यही एंट्री की जाती है। बस यहां पर फर्स्ट कॉल की जगह सेकंड कॉल लिख दिया जाता है और अगर अंतिम मांग है तो इसकी जगह फाइनल कॉल लिख दिया जाता है और अगर प्रथम मांग या अंतिम मांग है तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिख दिया जाता है। तो जब भी मांग राशि देय होगी तो यही एंट्री की जाती है।
बस कॉल जो है, कॉल का नाम चेंज हो जाता है यहां पर। और जब मांग राशि प्राप्त होती है, चाहे फर्स्ट कॉल हो, सेकंड कॉल हो, फाइनल कॉल हो, या एक ही बार में कॉल के रूप में सारी राशि मंगवा ली जाए, जब भी मांग राशि प्राप्त होती है, मांग राशि प्राप्त होने पर, तो जब मांग राशि प्राप्त होती है तो एंट्री की जाती है बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक को डेबिट किया जाएगा। और जो ये कॉल अकाउंट खोला गया था, चाहे फर्स्ट कॉल हो, सेकंड कॉल हो, फाइनल कॉल हो, तो यहां पर हम फर्स्ट कॉल उदाहरण ले रहे हैं, तो शेयर फर्स्ट कॉल खाते को क्रेडिट करके इसको बंद कर दिया जाएगा। तो जो ये खाता डेबिट किया गया था उसको क्रेडिट करके बंद कर दिया जाएगा और बैंक को डेबिट किया जाएगा। और जो राशि प्राप्त हुई है उस राशि से जो है अमाउंट डेबिट और क्रेडिट कॉलम में दिखा दिया जाएगा। फर्स्ट कॉल मनी ऑन फर्स्ट कॉल या फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, राशि प्राप्त हुई है प्रथम मांग पर, कितने शेयर्स पर, ऑन डैश 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 शेयर्स, और एट द रेट किस दर से, प्रत्येक शेयर पर किस दर से राशि प्राप्त हुई है वो अमाउंट यहां पर लिख दिया जाएगा। तो इस प्रकार से जब अंशों का निर्गमन किया जाता है और अंशों पर जो देय राशि है उसका भुगतान किस्तों में प्राप्त किया जाता है, उसका भुगतान किस्तों में किया जाता है अंशधारी द्वारा, तो जो है इस प्रकार से जनरल प्रविष्टियां की जाती है। आज मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।